नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज मैं ले रहा हूं आपके कुछ सवाल जो आपने पूछे हैं मुझे मेरे पिछले एपिसोड्स पर कमेंट करके। तो एक एक करके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस वीडियो में रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं और मैं उन्हें अपने वीडियो में एडिट करके, यानी कि आपके सवाल के साथ अपना जवाब जोड़कर उसका वीडियो बना सकता हूं। लेकिन यदि आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखें, यानी कि इस तरह रखें। आप वर्टिकल पोजीशन में रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि मैं इसी पोजीशन में रिकॉर्ड करूंगा तो अगर दोनों ही मतलब मेरा वीडियो और आपका वीडियो मैच होगा तो वो फ्रेम में सही से आएगा। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके मुझे भेज दें, फिर मैं उसे वीडियो में एडिट करवा के और एक वीडियो उसका बना सकता हूं। तो लेते हैं आज का पहला सवाल जो पूछा है सुदर्शन मोहपात्रा ने। सुदर्शन का सवाल यह है कि वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अब क्योंकि फंड हाउस ने फ्रेश सब्सक्रिप्शन सस्पेंड कर दिया है तो उन्हें इस पर मेरी राय चाहिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड क्योंकि ओवरसीज सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और ऐसे सभी फंड्स जो कि ओवरसीज सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं उन सभी फंड हाउसेस ने अपने ऐसे फंड्स में फ्रेश सब्सक्रिप्शन सस्पेंड किया है। मैं आपको बता दूं कि जून 3, 2021 को सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसके अनुसार एक फंड हाउस मैक्सिमम $1 बिलियन बाहर, यानी कि बाहर के देशों में इन्वेस्ट कर सकता है और साथ ही ओवरऑल इंडस्ट्री की जो लिमिट है वो $7 बिलियन की सेट की गई है। तो अब क्योंकि ये जो लिमिट है ओवरऑल $7 बिलियन की ये पूरी होने वाली है, तो इसके लिए फंड हाउसेस ने अपने इंटरनेशनल फंड्स में या ऐसे फंड्स जिनका एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट में है उनमें फ्रेश सब्सक्रिप्शन सस्पेंड कर दिया है। लेकिन एसआईपी और एसटीपी के जरिए जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन सिर्फ सब्सक्रिप्शन सस्पेंड हुआ है। यदि आप ऑलरेडी किसी स्कीम में इन्वेस्टेड हैं, यानी कि किसी ओवरसीज फंड में इन्वेस्टेड हैं और वहां से आप किसी दूसरी स्कीम में अपने यूनिट्स को स्विच करना चाहें तो वो पॉसिबल है। और साथ ही यदि आप यूनिट्स को रिडीम करना चाहें तो उस पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो आप रिडम्पशन भी कर सकते हैं, स्विच भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरसीज फंड में स्विच नहीं कर सकते किसी और दूसरी स्कीम से, ना ही यहां पर फ्रेश अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि एक फंड हाउस के लिए $1 बिलियन की लिमिट है, तो पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने यह लिमिट अभी क्रॉस नहीं की है। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री की जो ओवरऑल लिमिट है $7 बिलियन की, वो लिमिट यहां पर पूरी होने वाली थी, तो इंडस्ट्री के हिसाब से पराग पारिक को अपने फंड में सब्सक्रिप्शन स्टॉप करना पड़ा। तो यदि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आप यहां पर इन्वेस्टेड रह सकते हैं और साथ ही मुझे उम्मीद है कि ये जो लिमिट है ये लिमिट भी जल्दी ही एनहांस होगी। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो कि इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ये फॉरेन इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ हो सकते हैं या किसी भी तरह का ऐसा ईटीएफ जो कि फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है, ओवरसीज इन्वेस्ट कर रहा है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन सस्पेंडेड नहीं है, क्योंकि यहां पर एक अलग से लिमिट है। एक फंड हाउस $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर सकता है ईटीएफ में, ओवरसीज ईटीएफ में, और साथ ही इंडस्ट्री की जो लिमिट है वो $1 बिलियन की अलग से ईटीएफ के लिए है। और बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है प्रतीक त्रिवेदी ने। प्रतीक जी का सवाल यह है कि उन्होंने टाटा एआईए संपूर्ण रक्षा प्लान 50 लाख का लिया है और उनकी एज 33 ईयर्स की है। साथ ही उन्होंने एलआईसी का जीवन उमंग प्लान भी लिया हुआ है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए और एनपीएस अकाउंट भी ओपन किया हुआ है। तो एडवाइस चाहते हैं कि क्या उन्हें एलआईसी प्लान को सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी उन्होंने 3 साल पहले ये पॉलिसी ली है। देखिए, जब रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं और आप 33 ईयर्स के हैं तो आपको जरूरत है वेल्थ क्रिएट करने की, क्योंकि समय के साथ इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसे की कीमत कम होती जाएगी। और इस तरह के प्लान जो आप बात कर रहे हैं एलआईसी जीवन उमंग की, इस तरह के प्लान्स में वेल्थ क्रिएशन की संभावना नहीं होती है या ना के बराबर होती है, क्योंकि
इस तरह के जो स्कीम्स हैं उनमें रिटर्न्स लिमिटेड होते हैं। तो ऐसे में मेरी सलाह यह होगी कि आप वेल्थ क्रिएट कीजिए, जब आप रिटायर हो जाएं उसके बाद आपको इस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर वॉलेटिलिटी कम हो, रिटर्न्स एक तरह से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स या जहां पर फिक्स रिटर्न्स मिल सकते हो, उस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन जब आप बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन की या रिटायरमेंट प्लानिंग की, जहां पर आपको रिटायरमेंट के लिए पैसे जुटाने हैं, उस वक्त पर आपका अधिक इन्वेस्टमेंट इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए ताकि आप वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो इक्विटी में डेफिनेटली रिस्क यानी कि उतार चढ़ाव की संभावना ज्यादा रहती है, इस तरह का रिस्क रहता है। लेकिन जब लंबे समय की बात करते हैं तो यहां पर वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल होता है। तो मेरी सलाह तो ये होगी कि यदि आप यहां पर लॉस बियर कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप 3 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं तो हो सकता है या ऐसा होगा कि जितना आपने प्रीमियम पे किया है उतना आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस लॉस को आप यानी लॉस बुक कर लें और समय के साथ यदि आप कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो उम्मीद है कि आप इस लॉस को पूरा कर पाएंगे और साथ ही वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सुनील तलवार जी ने। उनका सवाल यह है, काइंडली सजेस्ट हाउ इंडेक्स फंड इज यूजफुल फॉर रिटायरीज। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि रिटायर्ड पर्सन्स के लिए इंडेक्स फंड सुटेबल है। इंडेक्स फंड बेसिकली एक पैसिव फंड होता है, इस पर मैंने पहले ही वीडियोस भी बनाए हैं। और इंडेक्स फंड में बेसिकली जो मैनेजमेंट है फंड मैनेजर का वो पैसिव है, क्योंकि जो इंडेक्स में स्टॉक्स हैं वही आपके फंड में भी होंगे। एक इंडेक्स फंड एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है और इंडेक्स भी एक तरह का नहीं है, बहुत सारे इंडेक्स हो सकते हैं। एक निफ्टी 50 इंडेक्स हो सकता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स हो सकता है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स हो सकता है, निफ्टी देन बहुत सारे सेक्टोरल इंडेक्स हो सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आप किस तरह के इंडेक्स को रेफर कर रहे हैं। तो अगर रिटायरमेंट के बाद किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना भी है, वो भी तब कि यदि आपने अपने टोटल अमाउंट को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया और आप ये चाहते हैं कि पहले कुछ साल आप इक्विटी सेविंग्स फंड से या फिर जैसा कि मैंने अपने SWP वाले वीडियो में बताया है, या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या फिर इस तरह के फंड से आप SWP करें, उसके बाद आप दूसरे स्टेप में कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड इस तरह के फंड से SWP करें और फिर आप 10-15 साल के बाद के लिए कुछ फंड्स रखें, तो वहां पर इंडेक्स फंड्स आपके लिए सुटेबल हो सकते हैं। और वहां पर भी मेरी सलाह तो ये होगी, अगर इंडेक्स फंड को आप अपने रिटायरमेंट के बाद वाले पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वहां से SWP करें, तो फिर निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड या सेंसेक्स बेस्ड इंडेक्स फंड ही कंसिडर किया जाना चाहिए। और अदरवाइज मेरा कहना यह है कि यदि आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड इस तरह के हाइब्रिड फंड्स को कंसिडर करेंगे तो ये बेहतर होगा, क्योंकि यहां पर इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट होगा, तो थोड़ी उतार चढ़ाव की संभावना कम रहेगी और लंबे समय में आपको रिटर्न्स भी बेहतर मिलने की उम्मीद रहेगी। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मोहम्मद आरिज ने। उनका सवाल SBI बैलेंस एडवांटेज फंड को लेकर है, क्योंकि मैंने जो SWP पर वीडियो बनाया था उसमें मैंने SBI बैलेंस एडवांटेज फंड को मेंशन नहीं किया है, तो जानना चाहते हैं कि ये फंड कैसा है। देखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड जो एक कैटेगरी है, बेसिकली हाइब्रिड फंड की कैटेगरी है और यहां पर इक्विटी और डेट के बीच में जो एलोकेशन तय होता है वो एक मॉडल के आधार पर होता है। कुछ फंड हाउसेस मैक्सिमम 80% तक एलोकेशन करते हैं इक्विटी में, कुछ फंड हाउस में ये अप टू 100% भी जा सकता है। तो अलग अलग मॉडल हैं। कुछ का मॉडल ये है कि जहां पर अगर स्टॉक्स ओवर वैल्यू होंगे तो वो शामिल नहीं होंगे, और कुछ का ऐसा है कि वो मार्केट के साथ चलेंगे। अगर मार्केट में दिखाई दे रहा है कि अच्छी ग्रोथ का पोटेंशियल है इक्विटी में तो बने रहेंगे। तो अलग अलग तरह से मॉडल फॉलो किए जा रहे हैं। और जहां तक SBI बैलेंस एडवांटेज फंड का सवाल है, यह फंड बहुत ही नया है
और इसकी कोई पास्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं है। इस हिसाब से मैंने इस स्कीम को यहां पर जगह नहीं दी है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं SWP की, तो मैं चाहता हूं टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट्स यहां पर कंसिडर किए जाएं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं कोई इक्विटी स्कीम भी सजेस्ट कर सकता था। तो मेरा यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि थोड़ा मतलब मॉडरेट रिस्क के साथ और SWP की जाए, रेगुलर रिटर्न्स की उम्मीद की जाए, और उस हिसाब से मैंने SBI बैलेंस एडवांटेज फंड को यहां पर शामिल नहीं किया है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि ये स्कीम सही नहीं है, लेकिन जिस ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने वीडियो बनाया है उस हिसाब से मुझे इस स्कीम को मेंशन करना यहां पर उचित नहीं लगा। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है विकास कुमार ने। विकास कुमार का कहना है कि उनके पास 7 लाख रुपए हैं, उन्हें इससे SWP करनी है और उन्हें हमें कितना % हर माह लेना उचित होगा जिसमें कि मेरा प्रिंसिपल पैसा भी ग्रो होता रहे। देखिए, पहली बात यह है कि जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितने समय के लिए SWP करनी है। उदाहरण के तौर पर, जैसा कि मैंने जिस वीडियो पर आपने ये कमेंट किया है, SWP पर जो वीडियो मैंने बनाया है उसकी आप बात कर रहे हैं, तो मैंने यहां पर बैलेंस एडवांटेज फंड का सुझाव दिया है। अब बैलेंस एडवांटेज फंड से यदि आप SWP कर रहे हैं और मैं एक 10% का CAGR यहां पर एक्सपेक्ट करता हूं, तो यदि आप 25 साल का प्लान करते हैं, 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि 25 ईयर्स के लिए यहां से पैसा रेगुलरली रिडीम किया जाए, यानी कि SWP की जाए, तो लगभग 6,000 रुपए महीने की आप प्लानिंग कर सकते हैं। रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, लेकिन 10% का CAGR एक्सपेक्ट करके अगर कैलकुलेट करें तो यहां पर लगभग 6,000 रुपए महीने के हिसाब से 25 साल के लिए पैसा चल सकता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अगेन आपने सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगले एपिसोड में मैं आपको फिर उन सवालों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।